हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं आज कॉलेजियम सिस्टम पर एक चर्चा करने जा रहा हूँ। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा जो नोटों के बंडल को जलाने के बाद मिलने की खबर मिली है, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो नोटों की गड्डी जमा कर रखी थी अपने एक कमरे में, उससे इस बहस को तेजी मिली है कि क्या जस्टिस वर्मा भ्रष्ट आदमी हैं, यानी क्या जुडिशरी में भ्रष्टाचार इस कदर है कि नोटों के बंडल इकट्ठे किए जा रहे हैं। चूंकि जुडिशरी पर ही लोगों को भरोसा है, एग्जीक्यूटिव पर भरोसा नहीं है, तो एक चर्चा और शुरू हो गई है और वो है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिससे 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही भारी बहुमत से संविधान संशोधन करके 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उन्होंने, और इसमें विरोधी दलों का भी समर्थन मिला था, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। हालांकि जब जस्टिस खेहर JS खेहर की 5 जजों की संविधान पीठ ने एनजेएसी को रद्द करके कॉलेजियम को फिर से बहाल कर दिया, तो उसके बाद फिर कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ हो गई। चूंकि कांग्रेस का उद्देश्य नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना था, उसको लगा कि भाई कहीं इससे हमारे पक्ष में माहौल बनने लगे। अब तो राहुल गांधी भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। खैर, वो तो एक अलग की बात है, लेकिन एनजेएसी को लेकर के और कॉलेजियम को लेकर के बहस बहुत पुरानी है। एनजेएसी को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, चूँकि उसने ये माना है, जस्टिस JS खेहर की बेंच ने यूनानिमस तरीके से ये माना कि किसी भी रूप में यदि एनजेएसी में किसी राजनेता की उपस्थिति रहती है तो वह जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अब आप समझिए एनजेएसी क्या था। एनजेएसी में 6 सदस्यों को होना था, जिसमें से 3 जुडिशरी के ही लोग होने थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज होने थे और एक और कोई जूरिस्ट या जज होना था। तो इस प्रकार से 3 तो वही लोग हो जाने थे। उनमें से यदि 2 शुरू में ही किसी नाम पर विचार न करें तो वो वहीं का वहीं खत्म हो जाना था। उसके बाद 3 अन्य लोगों में एक एमिनेंट पर्सन जो कि SC ST OBC महिला आदि का रिप्रेजेंटेशन का माइनॉरिटी भी थी में से कोई एक हो, और एक एमिनेंट पर्सन और जो कि न्यायपालिका के मर्म को जानता हो, और एक यूनियन लॉ मिनिस्टर, जस्टिस और लॉ का मिनिस्टर जो है केंद्र का। उसमें ये था कि अगर कोई नाम भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें उस पर कम से कम 5 लोगों की सहमति होनी चाहिए। अगर प्रारंभ में भी 2 सदस्यों ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दिया तो ये अपॉइंट ही नहीं होगा, ये नाम को आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा। इसका मतलब जुडिशरी की प्राइमेसी वहाँ भी बनी हुई थी, क्योंकि 3 सदस्य तो जुडिशरी से ही आने थे, तो उनकी प्राइमेसी तो वहाँ बनी हुई थी। लेकिन अगर नाम रेकमेंड किया जाता, आगे बढ़ाया जाता है, तो 5 सदस्यों के सहयोग से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और 5 में से अगर रिटर्न कर दिया एक बार विचार के लिए प्रेसिडेंट ने, तो इस दोबारा अपनी यात्रा में 6 सदस्यों की सहमत जरूरी है उस रिकमेंडेशन पर, तभी जाके प्रेसिडेंट उस पर विचार करेंगी। जाहिर है प्रधानमंत्री के कहने पर ही प्रेसिडेंट इस विधेयक को वापसी पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे, और उन्हीं के कहने पर यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ये काम करेगा, यानी मतदान करेगा। दूसरे शब्दों में जो दूसरी बार 6 लोगों की सहमत की जरूरत है, उसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर की भूमिका बढ़ जाएगी। इस प्रकार से यही चीज तो JS खेहर की बेंच को नागवार गुजरा, और उन्होंने यहाँ तक कि भाग 4 के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 का जिक्र कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि भाई यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह जुडिशरी को कार्यपालिका से अलग करे, यानी सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दिस शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट।
यह संविधान निर्देश देता है, जो कि आपको पता है भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। संविधान द्वारा सरकार को कुछ निर्देश दिया गया है, हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इनके खिलाफ इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ली जा सकती। ये नॉन जस्टिसिएबल, ये जैसे जैसे राज्य के संसाधन राज्य के ऊपर आते जाते हैं, राज्य के पास आते जाते हैं, वैसे वैसे सरकार इनमें कई गई बातों को लागू करना शुरू कर देती है। इसीलिए इनको नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती सरकार के ऊपर कुछ ऐसी चीज थोप दे जो सरकार करने में सक्षम ही ना हो। इसीलिए अंबेडकर साहब कहना है कि पीपल्स कोर्ट भी बहुत कुछ है। लोकतंत्र में तो पीपल्स कोर्ट ही अल्टीमेट चीजें तय करता है, और वैसे सामान्य रूप से पीपल्स कोर्ट में अगर मामला जा रहा है तो सबको तो मूर्ख माना नहीं जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि 5 लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 5 जज ही होशियार इकट्ठे का लिए हुए हैं। कलेक्टिव विजडम भी कोई चीज होता है। तो इस प्रकार से समाज में भी बहुत होशियार लोग हैं, और अगर वे सभी लोग समझते हैं सरकार नकारी है तो वो उसके खिलाफ मतदान कर उसके मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं करेंगे, उसके खिलाफ मतदान करेंगे। इसलिए कुछ पीपल्स कोर्ट में छोड़ने के लिए डीपीएसपी यानी भाग 4 का निर्माण किया गया। भाग 3 तो जस्टिसिएबल है, चूंकि वहां तो जन्म से ही बच्चे को फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं, जो कि एक आम आदमी को, एक आम भारतीय को या एक भारत में रहने वाले किसी शख्स को मिलती हैं, वो सभी अधिकार मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में एनजेसी के क्रिएशन को लेकर के फिर एक बार बहस चालू हो गई है। क्या जुडिशरी ऐसे लोगों को जज बना दे रही है जिनका एंटीसीडेंट खराब है, जिनका अतीत दागदार है, और शेडी पास्ट वाले लोगों को बिना जांच पर, चूंकि कॉलेजियम का अपना कोई सचिवालय नहीं है। कॉलेजियम जिस आईबी की रिपोर्ट पर ये काम करती है वो भी सरकार के अधीन ही काम करती है। मोटे तौर पर सरकार के तंत्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली, जो कि 5 वरिष्ठ जजों जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो इसको हेड करता है। 5 जजों की एक संविधान पीठ है। संविधान क्या, गैर संविधान पीठ है। संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक फीचर है। खैर जो भी है, लेकिन 5 इसमें जज होते हैं, और 4 वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जो कि इसको हेड करता है। तो इनके द्वारा जिन नामों को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, वो कंसल्टेशन 124 अनुच्छेद 124 क्लास 2 में केवल कंसल्टेशन की बात कही गई है। उसमें चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र नहीं किया गया है, इसी का फायदा उठा करके सुप्रीम कोर्ट के 1993 में 9 जजों ने कॉलेजियम का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से कॉलेजियम प्रणाली, संविधान में कॉलेजियम का कहीं कोई जिक्र तो है नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपने दिमाग की उपज है, और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां जज ही जज को अपॉइंट करता है, जबकि नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। और दूसरा, एक हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, हर मंच उपलब्ध होना चाहिए। तो पहले की बात कर ली जाए तो जज को कैसे जज करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जस्टिस उमा पाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ महिला जज रह चुकी हैं, वर्ष 2003 में उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना किया। एपी शाह, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बाद में एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने भी इसकी आलोचना किया, और उन्होंने तो कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की बात कही। जस्टिस उमा पाल ने तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता के पर सवाल उठाया था, लेकिन एपी शाह ने तो कहा कि कॉलेजियम प्रणाली को ही समाप्त कर देना चाहिए। और इससे मिलता जुलता वक्तव्य जो है मार्कंडे काटजू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने भी दिया। और उसके साथ साथ बाद में चल करके जस्टिस चेलमेश्वर, जिन्होंने एनजेसी के पक्ष में मतदान किया था, यानी कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया था। वास्तव माना जाता है कि वही वरिष्ठ जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तिकड़मबाजी करके उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। खैर जो भी हो, वो रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज से।
तो 4-1 के बहुमत से ये 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने का फैसला 2015 में लिया गया था। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली जो है वह उसको समाप्त करके एनजेएसी जो कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल था 124A 124B और उसी प्रकार से अनुच्छेद 217 में संशोधन कर इसे जोड़ा गया था, यानी इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वह होना चाहिए। इस पर फिर से बहस छिड़ गई। मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। सबसे पहले 1981 में फर्स्ट जजेस केस के नाम से जिसे जाना जाता है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ इस केस का नाम था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस PN भगवती ने कहा था, भाई हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव ही जजों की नियुक्ति करेगा, तो एग्जीक्यूटिव ही करेगा, जज की नियुक्ति नहीं करेगा। इस प्रकार से पहले जज केस में तो फैसला सरकार के पक्ष में गया। दूसरा जज केस फिर 93 में आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस के नाम से जाना जाता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एंड अनदर, यानी SC सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड यानी AOR, यानी सौरा। ए से लास्ट में ए है, जिसका मतलब अनदर से है। सौरा केस के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म हम बता दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एंड अनदर केस 1993 में। हालांकि 1993 में जजेस की सोच बदल गई थी और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि नेता जो है बिना मतलब दखल रखता है जजेस के अपॉइंटमेंट में, इसे क्लीन छवि वाले जज नहीं आ पाते, और इसलिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये तय करे कि कौन व्यक्ति जज होगा, कौन जज नहीं होगा। इसीलिए कॉलेजियम का निर्माण किया गया। हाई कोर्ट के स्तर पर भी कॉलेजियम होता है, वहाँ चीफ जस्टिस और गवर्नर से भी पूछा जाता है, हालांकि वो ऑप्शनल होता है, वो उनकी बात मानी जाए ना मानी जाए इस मामले में ऑप्शनल व्यू होता है, वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ही मेन होता है। उसमें उन्होंने कंसल्टेशन को कॉन्करेंस बना दिया था और रिकमेंडेशन को ऑब्लिगेशन, यानी जो बात सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कहेगा वही बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानना है। 70 के दशक में एक और परंपरा शुरू हुई थी। चीफ जस्टिस आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस था वो इनकमिंग चीफ जस्टिस का नाम सुझाता था सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजता था, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वही करता था जो सुप्रीम कोर्ट परंपरा के हिसाब से तय करता था नाम। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज ही अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। इस प्रकार से दूसरे जजेस केस में कॉलेजियम का निर्माण हुआ। तीसरा जजेस केस प्रेसिडेंट KR नारायणन के रेफरेंस पर आया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इसको कहते हैं, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आया, 143(1) के अंतर्गत आया। उसमें प्रेसिडेंट KR नारायणन थे, SP भरूचा साहब उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। थर्ड जजेस केस में कुछ कार्य प्रणाली तय की गई कॉलेजियम की, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ फाइनल जो आज की डेट में है। जस्टिस JS केयर ने RM लोढ़ा के विचारों से, RM लोढ़ा साहब राजस्थान से आते हैं, वो भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के। उन्होंने कहा था कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार की ये मांग की सेक्रेटेरिएट को अलग किया जाना चाहिए, यह जायज़ है, एक अलग से सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। अब जस्टिस JS केयर साहब की बेंच ने ये माना कि भाई अगर मोदी सरकार प्रोसीजर को लेकर के कोई प्रश्न उठाती है, प्रक्रिया को लेकर के, तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में नियुक्ति के संबंध में अगर कोई बात सरकार कहती है तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन बहरहाल हम लोग कॉलेजियम को बहाल कर रहे हैं, NJAC को रद्द कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर हम लोग विचार करेंगे, स्मृति ज्ञापन प्रक्रिया पर, किंतु NJAC को रद्द कर रहे हैं और कॉलेजियम को बहाल कर रहे हैं। ये बात जस्टिस JS खेहर की, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि सिख समाज से आते थे,
जस्टिस जी.एस. खेर ने उनकी एक्चुअली संविधान पीठ जिसमें 5 जजेस थे, उन्होंने यह फैसला दिया था। तो मोटे तौर पर आप कह लें पहला जजेस केस तो सरकार के पक्ष में गया, लेकिन दूसरे और तीसरे जजेस केस में सरकार हार गई और जजों के अपॉइंटमेंट का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद या उसके पहले आप कह सकते हैं, एक नाम रिकमेंड किया गया था जब जम्मू कश्मीर में एक वकील साहब हैं, उनका नाम रिकमेंड कर दिया गया था हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो लश्कर तैयबा से संबंधित हैं, लश्कर तैयबा के वकील भी रह चुके हैं। तो किसी किसी तरह से मनमोहन सिंह की सरकार ने यह बात अपने खुफिया जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचाई, तब उनके अपॉइंटमेंट को रोका गया। अन्यथा अगर अपॉइंटमेंट हो जाता तो आपको पता है कि जजेस को हटाना कितनी टेढ़ी खीर होती है। फिर उनको हटाने में पसीना छूट जाता सरकार का। संसद केवल वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं, संसद के अतिरिक्त जुडिशरी का भी इन्वॉल्व। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत 3 वरिष्ठ जूरिस्ट, जिसमें ज़्यादातर जज ही होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे इस बार हैं, 2 चीफ जस्टिस हैं, एक लेडी जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट से। तो वो लोग इसकी जांच कर रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एक बार जज बन जाने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उनको हटाना टेढ़ी खीर हो जाती है। ऐसा तो नहीं अधीनस्थ अदालत के जज हैं जिससे कि हाई कोर्ट कान पकड़ के जब चाहे तब हटा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डी रोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये मान लिया है और जस्टिस यशवंत वर्मा को किसी भी पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी वो कोई फैसला नहीं दे पाएंगे तब तक जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। देखना है आगे क्या होता है। यानी 3 जजेस केस अभी तक आए हैं। 3 जजेस केस में पहले जजेस केस तो चला गया था सरकार के पक्ष में, लेकिन 2 जजेस केस में हार गई थी सरकार। दूसरे जजेस केस में जस्टिस जी.एस. वर्मा साहब थे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने ही कहा जाता है कि इसको लिखा था। और तीसरे जजेस केस में एस.पी. भगूचा साहब ने खुद ही ये तय किया था भाई कॉलेजियम प्रणाली दुरुस्त है और उसकी वर्किंग को तय कर दिया जाना चाहिए। वर्किंग कुछ इस प्रकार से है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज होते हैं, यानी 4 वरिष्ठ जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको हेड करता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी नाम से डिसएग्री करके किसी नाम पर सहमत नहीं हुआ, उसको डिसप्रूव कर दिया या उस पर सहमत नहीं हुआ, तो शेष जज इस बात की जिद नहीं करेंगे कि उस नाम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अदरवाइज अगर मान लीजिए कुछ जजेस के डिफरेंसेज हैं 5 में से इक्का दुक्का, तो बहुमत से ये तय होगा कि भाई ऐसा है, किसी नाम को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं। दूसरे शब्दों में जो भी चीज़ होगा, अगर जजेस के मन में किसी चीज़ को लेकर के कोई डिफरेंस है, किसी नाम को लेकर के, तो वहाँ बहुमत देखा जाएगा। इसी प्रकार से जिस हाई कोर्ट में किसी जज को एलिवेट किया जाना है या जज बनाया जाना है, उस हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनको जरूर उनसे राय ली जाएगी। दूसरे शब्दों में परामर्श उनसे दिया जाएगा, इसके पहले किसी नाम को रेकमेंड किया जाए अपॉइंटमेंट के लिए किसी हाई कोर्ट के लिए। इस प्रकार से वर्किंग बना दिया गया कॉलेजियम सिस्टम का। कॉलेजियम सिस्टम में कुछ और बात कह दी गई थी, जैसे कॉलेजियम सिस्टम अनुच्छेद 222 के अंतर्गत किसी हाई कोर्ट के जज को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है, यानी ट्रांसफ़र कर सकता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पर ही होगा। ये भी कॉलेजियम में कह दिया गया था और भी बहुत सारी बातें कही गई थी। मेन हमने बातें आपको बता दिया। इसमें केवल इस नाम पर कि कोई राजनेता इसमें न शामिल हो, इसलिए इस प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया। खैर, अब यशवंत वर्मा तो कॉलेजियम के द्वारा ही अपॉइंटेड हैं। देखना है अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के आरोप अख्तियार करता हुआ, वैसे भाई भतीजावाद का आरोप लगता रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। कहा जाता रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति को किसी हाई कोर्ट में जज बनाया जाना है, उस व्यक्ति से पहले बात कर ली जाती है
अगर वो किसी सीटिंग व्यक्ति से शादी कर लेता है, सीटिंग व्यक्ति की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसे हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। बाद में उसे एलिवेट करके चीफ जस्टिस बना दिया जाता है और फर्दर एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट भी ला दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ब्रदर जज आपस में ही ये सब मिल कर के तय करते हैं। आम आदमी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होता, इन सब चीज़ों से विज्ञ नहीं होता, इसलिए आम आदमी इससे दूर ही रहता है। मोटे तौर पर जजेस ज़बरदस्त भाई भतीजावा चलाते हैं। सरकार इसलिए कुछ नहीं बोलती, सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ इनके पास कंटेम्प्ट का पावर है, जिसमें 6 महीने तक के लिए जेल भेज सकते हैं या केवल फाइन लगा सकते हैं, यानी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अदालत की अवमानना जिसे कहते हैं चला सकते हैं मुकदमा। या 1971 के कानून के अंतर्गत जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस भी चला सकते हैं, जिसमें पनिशमेंट भी होता है, जेल भी जाना पड़ता है, यानी जिसमें अर्थदंड भी लग सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो पावर है कंटेम्प्ट का, इसको लेकर के सरकारें भी जनरली इनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करती। और सरकारों में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो खुद किसी केस में फंसे रहते हैं, उनका मुकदमा किसी न किसी अदालत में चलता रहता है, तो इसलिए वो भी जजेस को नाराज नहीं करना चाहते। तो देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।